हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एके ट्यूब बीटेक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए सभी सब्जेक्ट के बैच अवेलेबल हैं। कॉम्बो पैक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं और सभी सब्जेक्ट में आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और एके ट्यूब पीवाईक्यूज मिलेंगे। सभी कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड बनता है पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से। तो पीएन जंक्शन डायोड को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने सेमीकंडक्टर का बेसिक्स पढ़ा था और लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद आपको आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा और आने वाले लेक्चर्स भी आसानी से समझ में आएंगे। अब पीएन जंक्शन डायोड को स्टार्ट करने से पहले एक बार पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो सेमीकंडक्टर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेंगे। और इंप्योरिटी को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डोपिंग। बात समझ में आ गई। अब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कौन सी इंप्योरिटी को ऐड किया है, इस बेसिस पर हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी को ऐड करते हैं जिससे हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, अब वो सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है और उस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दें, यानी कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग कर दें, तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाता है। अब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? देखिए, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं या एक्सेप्टर आयंस वहां पर हमें मिलते हैं। तो ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या है? देखिए, ऐसे एटम जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कहते हैं, जैसे कि बोरोन। बोरोन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बोरोन क्या है? बोरोन एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। तो अगर हम सिलिकॉन के अंदर, अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर बोरोन को ऐड कर दें तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। बोलो, बात क्लियर है? सिमिलरली अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को हम डोनर एटम या डोनर आयंस भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहते हैं, जैसे कि फास्फोरस। तो अगर हम सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड कर देंगे तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब मिलता है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब मिलता है। अब यहां पर यह भी समझ लेते हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। देखो, प्योर सेमीकंडक्टर तो होगा ही होगा,
लेकिन इंप्योरिटी को ऐड करने से क्या क्या हुआ होगा उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को, तो देखो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और हमने ऐड किस में किया, सिलिकॉन में। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट सेल में। इसका मतलब वहां पर क्या है, एक वैकेंट स्पेस है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या है, वैकेंट स्पेस है। तो बोरोन क्या करेगा, बोरोन अपने पास में एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसको हम कहते हैं होल। और ये होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इसीलिए हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को एक्सेप्टर इंप्योरिटी या एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा उसमें एक्सेप्टर आयंस होंगे। देखो यहां पर जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, एटम है, एक्सेप्टर आयंस। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें बोरोन को ऐड करा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी निगेटिव को, बी निगेटिव। तो ये सब बी निगेटिव है। और हर एक बोरोन के एटम के पास में क्या होगा, एक होल होगा। इसका मतलब यह हुआ पी टाइप में हम जितने बोरोन के एटम ऐड करेंगे वहां पर उतने ही होल क्रिएट हो जाएंगे। जितने एटम ऐड करेंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए 1 करोड़ एटम को ऐड करा तो वहां पर 1 करोड़ होल क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे बोरोन एटम के पास में। बोलो बात समझ में आ गई, क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल। अब एक और चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारा सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और वहां पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और वहां पर होल और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, जनरेट होता है। बात समझ में आ रही भाई, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक होल भी मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखो जितने हमने यहां पर इंप्योरिटी के एटम ऐड करे उतने होल तो हमें मिल चुके थे, लेकिन रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर भी जनरेट होंगे। ये जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के कुछ पेयर भी क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है इसके अंदर एक तो एक्सेप्टर आयंस है, और ये जो आयंस है ये इमोबाइल है, इमोबाइल आयंस है, मतलब ये मूव नहीं करते, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। और क्या है, होल्स हैं। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो होल्स हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स हैं। ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, जितने हम इसमें एटम ऐड करेंगे उतने होल आ जाएंगे, और कुछ यहां पर जनरेट हुए हैं। तो एक बात देखो, जितने होल जनरेट हुए उतने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो ये तो आपस में बैलेंस हो गए। लेकिन जितने हमने एटम ऐड करें उतने होल भी इसमें आ गए, तो इसका मतलब होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर होल की मात्रा ज्यादा है, होल की मात्रा ज्यादा है। इसलिए पी टाइप में होल मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। बात समझ में आ गई। और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन केवल वो हैं जो थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट हुए हैं। तो आपको अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर आयंस होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। बोलो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एन टाइप की। इधर हमने क्या करा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करा, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फास्फोरस। तो सीधी सी बात है, फास्फोरस को अगर हम यहां पर ऐड कर दें तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे सिलिकॉन के साथ में, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हर एक फास्फोरस एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को वो यहां पर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। बात समझ में आ रही, कंडक्शन के लिए डोनेट कर देगा। इसीलिए यहां पर जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं उस इंप्योरिटी को हम कहते हैं डोनर इंप्योरिटी या डोनर आयंस, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए क्या करता है, डोनेट कर देता है। बोलो बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर हम जितने फास्फोरस के एटम ऐड करेंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगेन रूम टेम्परेचर पर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, कुछ जनरेट होंगे, है ना।
जैसे कि देखो ये जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया। तो अब आपको यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है और होल की मात्रा कम है। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल है वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। बोलो बात समझ में आ गई। और जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है वो डोनर आयंस है, इमोबाइल आयंस है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये जितने भी आयंस है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये सब बी निगेटिव है और इधर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सब फास्फोरस है, पी पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई। और अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब पीएन जंक्शन डायोड में कुछ भी नहीं है। देखो जब हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, यानी कि डायोड बन जाता है। पीएन जंक्शन डायोड को हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कह सकते हैं या सिंपली डायोड कह सकते हैं। तो डायोड कैसे बनता है? पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके। वैसे एक्चुअल में ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना, ये ज्वाइन करके नहीं बनता है। इसके लिए एडवांस फैब्रिकेशन टेक्निक होती है जिससे ये बनाया जाता है। हम इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये एक सिंगल क्रिस्टल होता है। जर्मेनियम का भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है। एक ही होता है, दो को ज्वाइन नहीं करते हैं। एक सिंगल क्रिस्टल होता है, वो जर्मेनियम का भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है। डोपिंग का मतलब है इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। सच अ मैनर दैट one half portion of it act as a p type semiconductor and other half as n type semiconductor। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलिकॉन का सिंगल क्रिस्टल है ना, इसके आधे पार्ट में हमने किसकी डोपिंग कर दी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की और आधे पार्ट में कर दी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की। तो सीधी सी बात है ये वाला पार्ट पी टाइप बन जाएगा और ये वाला पार्ट एन टाइप बन जाएगा। या सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पीएन जंक्शन डायोड मिल जाता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड या केवल डायोड भी कह सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, ये समझने वाली बात है। यहां पर मतलब हमें ये समझना है भाई ज्वाइन तो हो गए, लेकिन जिस समय ये डायोड बना होगा उस समय जब ये ज्वाइन हुए होंगे तो उस समय इसके अंदर क्या हुआ होगा, ये हमारे लिए क्या है? इंटरेस्टेड कहानी है। तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। द बाउंड्री और रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। देखो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है और इन दोनों के बीच में जो ये बाउंड्री है इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन। अब पूरी कहानी को समझ लेते हैं कि जब ये डायोड बनता है तो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जब ये डायोड बनता है तो इसमें बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है जिसको हम डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। अब ये डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है इसको समझते हैं और बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस यहां पर ध्यान देना होगा जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एकेटीयू यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ध्यान से सुनिए, देखिए व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म, जब पीएन जंक्शन बनता है, ध्यान से सुनना, जब पीएन जंक्शन बनता है, द पी साइड ऑफ द जंक्शन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल while the n side has higher concentration of electron। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात हो गई। देखो जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो एन टाइप में जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब मात्रा ज्यादा होती है, और पी टाइप में होल की ज्यादा होती है। यही यहां पर लिखा है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट द जंक्शन, अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझो भाई। इधर होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज होते हैं और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन होल के पास जाने की कोशिश करेगा। तो जिस समय ये पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं या जब पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर को बनाते हैं ज्वाइन करके, तो देखो उस समय होता क्या है। ध्यान से सुनिए, देखो
ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि ये इस होल के पास आ जाए। बात समझ में आ रही? मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के ऊपर कूदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यही है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या देखेगा कि भाई यहां पर एक स्पेस खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस स्पेस में आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में आने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में आने की कोशिश करेगा और आ जाएगा। मतलब जिस समय ये जंक्शन बनेगा, जिस समय जंक्शन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब जैसे ही पी और एन को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, और डिफ्यूजन स्टार्ट होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के ऊपर कूदेगा, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बोलो बात समझ में आ गई? अब सीधी सी बात है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने का मतलब है ये यहां से खत्म हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएंगे, सब यहां से खत्म हो जाएंगे। मतलब यहां पर अब ये नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज थे। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। सिमिलर तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये स्पेस खाली दिखाई देगा, तो इसकी भी कोशिश रहेगी कि मैं इसके ऊपर कूद जाऊं। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये जो होल है, ये होल उधर डिफ्यूज होना चाहेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा। बोलो बात समझ में? मतलब यहां पर डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, इलेक्ट्रॉन और होल का। ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी पे आना चाहेगा। भाई होल क्या होता है, होल होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, मतलब यहां पर डिफ्यूजन हो जाएगा, और जैसे ही ये मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये मैं यहां से अब हटा सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही क्या प्रोसेस होगा यहां पर? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो जब हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की वजह से जो ये लेयर जहां पर जंक्शन है, जहां पर जंक्शन है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास के जो होल और इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में मिल चुके। अब यहां पर बचा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बचा निगेटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ रही? क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, क्या किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया क्या होगा? देखिए मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट को पता है। क्यों? क्योंकि आप ये सब क्लास 12 में पढ़ करके आ चुके हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, आपको अब ये नहीं आता है, मतलब आप भूल चुके हैं, मैं यही मान के आपको पढ़ा रहा हूं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखो यहां पर बचा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बचा निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, आप लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका मतलब यहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। बात समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दूं, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? मालूम है कौन सी डायरेक्शन लगाएगा? या मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो अगर आप भूल गए तो मैं बता देता हूं। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। बोलो बात क्लियर हो गई? अब जरा यहां पर आ जाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा कि मैं इस होल के पास आ जाऊं, क्योंकि स्पेस खाली है, लेकिन आ नहीं पाएगा।
क्यों नहीं आ पाएगा? अब इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आने की कोशिश करेगा, ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वापस अपनी जगह पर भेज देगा। मतलब ये कितनी भी कोशिश कर ले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। देखिए, जब हमने ज्वाइन किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा। मतलब अब इनको आपस में नहीं मिलने देगा। बात समझ में आ रही है? ये होल है, ये होल कोशिश करेगा उधर जाने की, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो होल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस होल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को उधर धक्का मारेगा और होल को इधर धक्का मारेगा, और इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को आपस में मिलने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और ये जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इस रीजन को ही हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। यही हमारी क्या है? डिप्लीशन लेयर है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? डिप्लीशन लेयर है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यही सब बातें मैंने अब यहां पर देखो सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी में लिखी हैं। ध्यान से सुनना। देखो, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट द जंक्शन, क्योंकि भाई जंक्शन पे क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। इधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा थी, इधर होल की मात्रा ज्यादा थी, तो यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, जिसकी वजह से जो होल है, देखो, होल फ्रॉम द पी रीजन डिफ्यूज इन द एन रीजन। जो होल थे वो पी रीजन से कहां डिफ्यूज हो रहे हैं? एन रीजन में। ठीक है, होल फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इनटू एन रीजन एंड रिकंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहे हैं? रिकंबाइन हो रहे हैं एन रीजन में, एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां से हटा दिया उनको, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? आगे देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन, और जो इलेक्ट्रॉन है एन रीजन में, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वो इस पी रीजन में डिफ्यूज कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इनटू पी रीजन एंड रिकंबाइन विद द होल, और होल के साथ रिकंबाइन कर रहे हैं पी रीजन में, एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर, और एक दूसरे को कर रहे हैं न्यूट्रलाइज। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन और होल खत्म क्यों हुए। यहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही यहां पर कोई होल है, यानी कि इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। आगे देखो, नाउ डिफ्यूजन ऑफ होल लीव द नेगेटिव एक्सेप्टर आयन ऑन द पी साइड ऑफ द जंक्शन। देखिए, होल के डिफ्यूजन से क्या हुआ? जब होल उधर जाके डिफ्यूज करेगा तो यहां पर नेगेटिव आयंस बचेंगे, एक्सेप्टर आयंस बचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आके डिफ्यूज करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आयंस बचेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? देखिए, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव पॉजिटिव डोनर आयंस ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन। तो एन साइड में पॉजिटिव आयंस बचे, तो यहां पर पॉजिटिव आयंस बचे, यहां पर नेगेटिव आयंस बचे, और ये जो ये हमारा रीजन है, इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? तो डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? और डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एन से पी, एन से पी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब एक पॉइंट यहां पर मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव समझ लेते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव समझ लेते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव नहीं होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसको हम एन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और इसको पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होल मेजॉरिटी कैरियर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, नहीं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। पी और एन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए,
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एन से पी की तरफ है। क्यों? क्योंकि एन साइड में पॉजिटिव चार्ज है और पी साइड में निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा और उसको जरा ध्यान से समझिए। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। आप अच्छे से जानते हैं पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल और निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है, और अगर एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है और दूसरे पॉइंट पर लो पोटेंशियल है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे देखो वही पॉइंट लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा यहां पर ध्यान दो इसको, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड एट द जंक्शन। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई एक साइड में पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इसकी डायरेक्शन एन से पी होगी। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कॉन्सेप्ट यहां पर बना लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव होता है। ये मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आयंस है, इमोबाइल आयंस, ये मूव नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? ना ही ये मूव होंगे ना ये मूव होंगे। मूवमेंट किस में होगा? होल और इलेक्ट्रॉन में होगा। क्लियर है? और एक्चुअल में तो होल भी मूव नहीं करते हैं, केवल वैकेंसी क्रिएट होती चली जाती है आगे को, उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। बात समझ में आ रही? फर्दर डिफ्यूजन को क्या होगा? रोक देगा। तो देखो सिंपल सी समरी ये है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं, है ना, तो जिस इंस्टेंट पर हम ज्वाइन करते हैं या जिस इंस्टेंट पर हम इनको बनाते हैं तो उस इंस्टेंट पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हल्का सा डिफ्यूजन करंट भी फ्लो होता है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देता। आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव आयन, ध्यान देना था इंपॉर्टेंट है, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। देखो द लेयर ऑफ इमोबाइल, देखो ये हमारी इमोबाइल नेगेटिव आयंस है और ये हमारे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस है। तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जिसमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है। मतलब इस रीजन में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई होल्स है। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। समझ में आया डिप्लीशन लेयर क्या है? तो डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई फ्री होल्स नहीं होता। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मुझे लगता है इतनी बात आपको अब समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन पी रीजन। मतलब पी रीजन में क्या हो रहा है? पी रीजन में नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है नियर द जंक्शन, एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन। और एन रीजन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इस जंक्शन के पास में एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज है और पी रीजन में नेगेटिव चार्ज है। और ये चार्ज करेंगे क्या? यहां पर देखो जरा, क्या एन रीजन सेट अप एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन। ये जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। देखो ये मैंने यहां पर बैटरी नहीं लगा रखी अलग से, ये मैं सिर्फ आपको ये शो करके दिखाना चाहता हूं कि ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, और ये लो पोटेंशियल है मतलब नेगेटिव। तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहा जाता है उसको? पोटेंशियल बैरियर। ध्यान दीजिएगा, दिस एक्ट एज बैरियर। और ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा ये बैरियर की तरह एक्ट करेगा, मतलब रुकावट करेगा यहां पर, एंड इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल। और हम इसको क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हम इसको बैरियर पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? भाई हम इसको बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है ये इलेक्ट्रॉन और होल को आपस में मिलने नहीं देगा। देखो एक कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनको मिलने नहीं देगा।
अब ये जो पोटेंशियल बैरियर यहां पर डेवलप हुआ है ये भी इनको मिलने नहीं देगा। देखो कैसे, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और आप लोग इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में, इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और जो होल होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाता है। अब जरा वापस आओ, देखो इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है कि वो लो से हाई की तरफ जाएगा। अब यहां तो देखो लो से हाई की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है लो पोटेंशियल इधर है और इधर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा कहां से? हाँ, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो चले जाएंगे, बात अलग है। अब यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हाई से लो की तरफ जाता नहीं, लो से कहां जाता है? हाई जाता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव नहीं करेंगे। सिमिलरली ये जो होल है, ये होल लो से हाई में मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होल हाई से लो की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ मूव करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर जाएंगे लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स मूव नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारा डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन है। और यहां पर ये जो वीबी लिखा है, वीबी, ये वीबी एक्चुअल में बैरियर पोटेंशियल है। क्या है ये? बैरियर पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, है ना। ये हाइट आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, ये हाइट, ये क्या? बैरियर पोटेंशियल। देखो ये लो पोटेंशियल, इस साइड में लो पोटेंशियल है, यहां पर लो है और यहां पर हाई है, तो ये क्या आ गया हमारा? बैरियर पोटेंशियल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है। क्या समझना है? कि अगर हम मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजना चाहते हैं, भाई सीधी सी बात है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक इस डायोड से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अगर हम इस डायोड से करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर फ्लो कराना पड़ेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कैसे आएंगे? बस सीधी सी बात है, इन इलेक्ट्रॉन के पास अपनी इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस पोटेंशियल बैरियर को पास कर सके। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ये पास करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार के वापस भेज देगा इनको। तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर चुके, क्रॉस कर दे। बात समझ में आ रही? इसका मतलब अगर हम इनको क्रॉस कराना चाहते हैं तो हमें इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये होल इस बैरियर को पार करके उधर चले जाएं तो हमें इनको एक्सटर्नल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, तब ये पास होंगे। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये है हमें इस डायोड पे एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। और जब हम डायोड पर एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं तो वहां पर होती है बायसिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? बायसिंग। तो अब हम आगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को पढ़ेंगे। तो मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना, जब हम डायोड पे कोई बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते हैं, तो तब तक कहा जाता है अनबायस्ड कंडीशन। इसका मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे डायोड को, वो अनबायस्ड कंडीशन में पढ़ रहे थे क्योंकि अभी तक हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी थी। लेकिन अब हम इस डायोड पर बैटरी को अप्लाई करेंगे, तो जब बैटरी को अप्लाई करेंगे तो वहां पर हो जाएगी बायसिंग। क्या हो जाएगी? बायसिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर छूट गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मान लेते हैं ये जो हमारा डायोड है ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है, इससे बना है सिलिकॉन से। तो अगर ये सिलिकॉन से बना है, सिलिकॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। देखो अगर ये सिलिकॉन से बना है तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर एक ऐसी बैटरी लगा दें, ऐसी बैटरी लगा दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट से ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएंगे, होल उधर फ्लो कर जाएंगे सिलिकॉन के केस में। और अगर ये जर्मेनियम से बना है
तो जर्मेनियम के केस में अगर हम 0.3 वोल्ट को अप्लाई कर दें, मतलब हम 0.3 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी अप्लाई कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे और होल इधर से उधर चले जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हमें आगे पढ़ना है, क्लियर है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सर्किट सिंबल और समझ लेते हैं। सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब बायोसिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसका सिंबल क्या है। भाई अभी तक तो हमने क्या करा, अभी हमने इधर पी टाइप लगा दिया, उधर एन टाइप लगा दिया। तो सर्किट में ऐसे थोड़ा ना बनाएंगे भाई, सर्किट में तो हमें इसका सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका सिंबल ये है। यहां पर देखो ध्यान देना, इधर वाला पार्ट ये पी होता है और ये एन होता है, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप है ना। तो पी टाइप की साइड में जो टर्मिनल होता है उसको एनोड कहते हैं और एन टाइप की साइड में जो होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, इधर से पी टाइप उधर से एन टाइप। बोलो बात समझ में आ गई। एंड दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जब हम सर्किट बनाएंगे तो वहां पर जो हमारा डायोड होगा उसको हम इस सिंबल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, मतलब अब हम यहां पर पीएन जंक्शन की वर्किंग पढ़ेंगे अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। यानी कि जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग कैसी होगी, जब हम रिवर्स बायस करेंगे तब वर्किंग कैसे होगी, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिए। यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, देखो, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दें एंड निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दें, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो आपको फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी। तो यहां पर किस तरह की बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है और यहां पर होल भी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है ये जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज या इधर से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इन होल्स, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, मतलब ये जो बैटरी है इन होल्स के ऊपर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बोलो बात समझ में आ रही। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो बैटरी है ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और होल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो भाई सीधी सी बात है क्या होगा, देखो क्या होगा, जब बैटरी, अगर बैटरी होल के ऊपर इधर फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या मिल जाएंगे, देखो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस ना कर दे। मतलब हमें यहां पर करना क्या पड़ेगा, ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और मान लो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो जब यहां पर पोटेंशियल, ये जो बैटरी है जब इसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, होल इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इस डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ क्या, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इधर आए होल इधर आए, सीधी सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे होल इधर आएंगे तो ये जो बीच वाला रीजन था डिप्लीशन रीजन, ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन था इसके जो विड्थ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और होल इधर आएंगे तो ये जो आपको यहां पर आयंस दिखाई दे रहे थे ये दिखाई नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां पर होल्स आ जाएंगे, तो सीधी सी बात है ये डिप्लीशन रीजन है ये छोटा हो जाएगा।
तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। और एक समय ऐसा आता है जब ये इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर जाते हैं, होल उधर क्रॉस कर जाते हैं, और हमारा जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर है, वो डिक्रीज हो जाती है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो ये हमारा क्या, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, और ये क्या हमारा अप्लाइड पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल, ये अप्लाइड पोटेंशियल। तो जब हमारा अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और फ्लो, होल का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होगा जरा ध्यान से समझिए। देखो इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी कैरियर मूव टुवर्ड द जंक्शन, जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर जाएंगे, मतलब अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या करेंगे, मूव करेंगे ना। द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इनटू द डिप्लीशन लेयर। अब सीधी सी बात है, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर डिप्लीशन लेयर जो है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज इट्स विड्थ। मतलब सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीशन रीजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन वी एक्सीड वीबी, मतलब जब अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, द मेजोरिटी कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग। तो जो मेजोरिटी कैरियर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे जंक्शन के अलावा। मेजोरिटी कैरियर की बात हो रही है, मेजोरिटी कैरियर स्टार्ट कर देंगे फ्लो करना एंड सेटअप और लार्ज करंट, और वहां पर क्या होगा, लार्ज करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा जो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर मिली एम्पियर लार्ज करंट कहां हुआ, तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर सेमीकंडक्टर से करंट मिली एम्पियर में फ्लो कर रहा है ना तो वो लार्ज करंट ही होगा। बात समझ में आ रही है, यहां सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर की बात नहीं हो रही है। और इस करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट इन द सर्किट। क्लियर है। द करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, और वो क्या है उसको भी समझना जरूरी है, ध्यान से देखो। देखिए जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल इधर जाएंगे, ये मेजॉरिटी कैरियर्स है, लेकिन यहां पर कुछ होल भी तो होंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है ना कि ये एन टाइप है तो इसमें होल नहीं है, होल है माइनॉरिटी कैरियर्स में। ये पी टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहां पर जो होल होंगे और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो सीधी सी बात है वो क्रॉस नहीं करेंगे जंक्शन को। क्यों, क्योंकि यहां पर जो होल होंगे वो उधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की तरफ फ्लो करना चाहेंगे, मतलब इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे और माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो केवल मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर कभी कभी एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछी जाती है नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज की। तो ये क्या है, देखो सिलिकॉन, मान लीजिए सिलिकॉन का हमारा डायोड है, सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन के डायोड के केस में है ना भाई सीधी सी बात है, यहां पर मैंने अभी आपको समझाया था ये हमारा एक डायोड है, हमने यहां पर बैटरी को अप्लाई करा है। अगर ये सिलिकॉन का है तो यहां पर बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0.7 वोल्ट। तो सीधी सी बात है अगर हम यहां पर फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें यहां पर कितने वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी 0.7 वोल्ट को हम नी वोल्टेज कहते हैं कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये बैरियर पोटेंशियल के बराबर ही होता है। ये मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंडक्शन। कंडक्शन स्टार्ट करने का मतलब है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो कंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना भी मिनिमम वोल्टेज आपको चाहिए फॉरवर्ड बायस में उसी को हम कहते हैं नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा, क्योंकि सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, तो नी वोल्टेज भी कितना हो जाएगा 0.7। जर्मेनियम में कितना होता है आपका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट, तो यहां पर कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज भी कितना होगा 0.3 वोल्ट होगा।
बोलो बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये तो हमारा, ये आपको समझ में आ गया पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो ये हमारा सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का, ये पी साइड और ये एन साइड। सीधी सी बात है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग है। तो सर्किट में, अगर सर्किट में बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्ट है और नेगेटिव एन से कनेक्ट है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो ये सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग, देखो रिवर्स बायसिंग सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट होगा, उल्टा हो गया। इसी को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या कहा जाता है? रिवर्स बायसिंग, है ना। और अगर हम इसके सर्किट सिंबल की बात करें तो ये इसका सिंबल है, सीधी सी बात है, ये P और ये N है। तो देखो P किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। N किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो कैसी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग हो गई। अब देखो रिवर्स बायसिंग में होगा क्या, ध्यान से समझना भाई। यहां पर तो क्या हुआ था, जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी वो डिक्रीज होगी, देखो पहले इतनी थी और ये डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। देखो भाई, हमने ये क्या था हमारा पी टाइप, इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन है? होल, और हमने इधर निगेटिव से कनेक्ट कर दिया इसको। तो होल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इधर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन में होल पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? इस बैटरी की वजह से। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब देखो, होल पे इधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे उधर फोर्स लग रहा है। तो क्या कभी ये जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करते। भाई यहां पर तो उल्टा हो गया ना, ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन को उधर फोर्स लगा रही है और होल पे इधर फोर्स लगा रही है, तो ये इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां पर रियलिटी में होगा क्या? यहां पर रियलिटी में ये होगा कि जो पहले हमारी डिप्लीशन रीजन जो छोटा था वो और बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन और होल इधर चले जाएंगे, तो यहां पर और ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बचेंगे। तो और ज्यादा बचेंगे तो डिप्लीशन लेयर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बात क्लियर है? कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो होगा, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो क्या यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा? क्या हम डायोड को जब रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं तो क्या करंट फ्लो नहीं करता है? करता है, लेकिन बहुत कम। और कैसे करता है इस बात को जरा समझिए। भाई ये एन टाइप है, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थोड़े बहुत होल भी तो हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। सिमिलरली ये हमारा पी टाइप है, लेकिन यहां पर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, माइनॉरिटी कैरियर्स। बोले बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर्स, वो इलेक्ट्रॉन देखो इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और यहां पर जो थोड़े बहुत होल होंगे उन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे जंक्शन के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है? भाई मेजॉरिटी कैरियर्स तो फ्लो नहीं कर रहे, और मेजॉरिटी कैरियर्स ही तो ज्यादा है, भाई उन्हीं की मात्रा ज्यादा है और वो फ्लो नहीं कर रहे। वो फ्लो नहीं कर रहे, फ्लो कौन कर रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स तो बहुत कम है। पहले से हम उनको कह रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, उनकी मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ जब यहां से माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन बहुत ही कम फ्लो करेगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहा जाता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स बायसिंग में रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या करता है? फ्लो करता है। बात समझ में आ गई? रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या करता है? फ्लो करता है रिवर्स बायसिंग में। और ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। देखो इन रिवर्स बायस में क्या होता है? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन,
वो जंक्शन से दूर की तरफ जाते हैं, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। भाई जंक्शन यहां पर है और ये अवे जा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है उसी में यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कैसे होता है, या तो इंक्रीज पूछा था या डिक्रीज पूछा था, यही कुछ पूछा गया है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप सब कुछ समझ के जाएंगे तो आप किसी भी चीज का आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पर उसका रीजन लिखा है कि विड्थ इंक्रीज क्यों होती है। नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से, ठीक है। आगे देखो, हाउ एवर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये जंक्शन को क्रॉस कर देंगे, और अगर माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर देंगे एंड कंस्टिट्यूट अ स्मॉल करंट, तो वो स्मॉल करंट बनाएंगे, है ना, कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं या लीकेज करंट कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो इतना पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी बात मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही की थी। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो सेमीकंडक्टर की 2 ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती हैं लेकिन 2 यूनिक प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी थी? एक प्रॉपर्टी तो ये थी कि सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? डोपिंग से। भाई आप जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा फ्लो होगा, डोपिंग कम करेंगे फ्लो कम होगा। अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जहां से आपको समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल में होता है। बात समझ में आ रही? और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सेमीकंडक्टर्स में यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कर सकता है, मतलब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और दूसरी में नहीं करेगा। और अभी अभी तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो करता है लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। भाई रिवर्स बायसिंग में जो करता है वो बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सेमीकंडक्टर में ये पॉसिबल है कि हम एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएं और दूसरी में ना कराएं। क्लियर है? अब इसीलिए देखो यहां पर अब फाइनली पीएन जंक्शन डायोड की मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है फॉर्म बाय ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है ना, दैट अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो कि एक डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है। कौन से में? फॉरवर्ड बायस के केस में। एंड ब्लॉक इट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक कर देता है, मतलब रिवर्स बायस में। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड और डायोड, और हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड और डायोड भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो अब यहां पर देखो मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो अब ये जो डिफरेंस है ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं। देखो अब तक हम ये यहां पर जितने भी पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। देखो पहला पॉइंट क्या है? पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस। भाई सीधी सी बात है, फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर कम हो रही है ना। तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, जबकि रिवर्स बायस में ये बढ़ जाएगा। डिप्लीशन लेयर की जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ है फॉरवर्ड में डिक्रीज होती है, रिवर्स में इंक्रीज होती है ना। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल होगा, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा, इसीलिए वहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है और लार्ज करंट होता है। बात समझ में आ रही? रिवर्स बायस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और ये जो करंट होता है ये माइक्रो एम्पियर में होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए तो नैनो एम्पियर में होता है। अब आपको समझ में आया ये ज्यादा क्यों है?
भाई ये मिली एम्पियर में है और ये तो माइक्रो और नैनो में चला गया। बात समझ में आ रही है ना। नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस केस, तो यहां पर देखो नी वोल्टेज कितना होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। जबकि अगर मैं रिवर्स बायस में बात करूं, देखो रिवर्स बायस में क्या होता है, एक पॉइंट यहां पर छूट गया, वो मैं आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा कि जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग में अगर इस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 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 तो क्या होगा, तो इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इससे क्या होगा यहां पर समझ में आएगा। देखो अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, यहां पर जो ये पॉजिटिव आयंस है, भाई सीधी सी बात है डोनर आयंस है, एटम्स है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके हैं, ये एक्सेप्टर आयंस है ना। तो देखो जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उससे होगा क्या, ये जो हमारे एटम्स हैं, भाई सीधी सी बात है इन्होंने सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना रखा है या जर्मेनियम के साथ में बॉन्ड बना रखा है। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ज्यादा एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मतलब जो बॉन्ड बने हुए थे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पे होल आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, जनरेट होंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होंगे, जिसकी वजह से अचानक से रिवर्स बायस में हाई करंट फ्लो करेगा। और हाई करंट जब रिवर्स बायस में फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो डायोड है वो खराब हो गया, फेल हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहां पर वही चीज लिखी है कि रिवर्स बायस के केस में जब बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हाई करंट फ्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब वहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। तो सिलिकॉन के केस में ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 35 वोल्ट, यानी कि अगर हम सिलिकॉन के डायोड पे 35 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां पर हाई करंट फ्लो करने लगेगा, हाई सैचुरेशन करंट फ्लो करने लगेगा। और जर्मेनियम के केस में 25 पे ही ब्रेक डाउन हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही। और ये जो ब्रेक डाउन है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करंट डायोड इक्वेशन। करंट डायोड इक्वेशन या डायोड करंट इक्वेशन। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में या आपके जो कॉलेज में एग्जाम होंगे वहां पर भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायोड करंट इक्वेशन, मतलब डायोड करंट इक्वेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है आपके एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा डायोड करंट इक्वेशन है क्या, फॉर्मूला यहां पर लिखा है, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, आईडी, आईडी मतलब है, आईडी का मतलब है यहां पर डायोड करंट, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो डायोड में करंट फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं डायोड करंट। क्लियर है। आई नॉट का मतलब है सैचुरेशन करंट, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा रिवर्स बायस में उसको हम कहते हैं आई नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर है। आगे आओ, अब यहां पर है V, ये V क्या है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज जो आप बैटरी से अप्लाई करेंगे डायोड के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद यहां पर एक कांस्टेंट है, ये इसको हम कहते हैं ईटा, ये क्या होता है, ईटा। और ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 होती है और सिलिकॉन के लिए 2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम इसके ऊपर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे। नेक्स्ट है VT, VT ये रहा है ना, थर्मल वोल्टेज जो थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट होता है, रूम टेम्परेचर की वजह से जनरेट होता है। थर्मल वोल्टेज रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 26 मिलीवोल्ट होती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर VT की वैल्यू कितनी होती है, 26 मिलीवोल्ट होती है। बोलो बात समझ में आ गई ना। अब VT को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है,
है ना। यहां पर जो के है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहां पर लिखिए, इसको भी याद नहीं करना। क्यू यहां पर चार्ज है जिसकी वैल्यू यहां पर लिखनी है, अभी आपको इसको भी याद नहीं करना। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को याद करें। देखो वीटी का फॉर्मूला होता है टी अपॉन 11,600। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप यहां से वीटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर रूम टेम्परेचर है तो आपको इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 26 मिलीवोल्ट उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? देखिए इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, काफी सालों से एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो कम से कम आप इस इक्वेशन को याद रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो अब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास डायोड इक्वेशन का, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या लिखा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। सबसे पहले देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें गिवन क्या है, क्योंकि गिवन डेटा से आपको समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है यहां पर, द रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर सिलिकॉन। देखो सबसे पहली बात तो यहां पर सिलिकॉन आ गया, तो अगर सिलिकॉन आ गया तो आपको अच्छे से मालूम है सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू कितनी होती है, ईटा भाई सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू होती है 2। देखो ईटा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 2 होती है, तो हमें सिलिकॉन को देखते ही ईटा की वैल्यू समझ में आ गई कि 2 है। आगे देखो, द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज 10 मिली माइक्रो एम्पियर, मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को जब आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैं जब फॉर्मूले में पुट करूंगा तब मल्टीप्लाई करूंगा, आप यहां पर करना चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं। नाउ टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। अब देखो 300 केल्विन, 300 केल्विन का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर। भाई 300 केल्विन का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन ही तो होता है। तो देखो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 300 केल्विन को यहां पर पुट करो और वीटी को कैलकुलेट कर लो, एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका ये है, हमें पता 300 केल्विन रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर पर वीटी की वैल्यू 26 होती है। तो देखो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे ना तो यहां से भी 26 ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट 26 ही आएगा। तो हम कैलकुलेट क्यों करें जब हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर 26 होता है ना, रूम टेम्परेचर पे कितना होता है 26। तो यहां पर टी की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि 300 केल्विन पर वीटी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है। कितनी होती है, मिली वोल्ट, और मिली वोल्ट का मतलब है 10 की पावर -3। जब आप मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब आप माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे या 10 की पावर -6 से करेंगे मल्टीप्लाई। आगे और क्या दिया, डिटरमाइन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। आपको यहां पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कैलकुलेट करना है टू बी अप्लाइड, मतलब जो हमने अप्लाई किए हैं, इसका मतलब आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, अप्लाइड टू ऑब्टेन डायोड करंट ऑफ, अच्छा डायोड का करंट भी दे रखा है, यानी कि आईडी की वैल्यू भी आपको गिवन है। आईडी कितना है, आईडी है 100 मिली एम्पियर। देखो भाई सबसे पहले तो आपको जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, और ये कितना था माइक्रो एम्पियर है भाई, इसको भी एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, कितना है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, सॉरी माइक्रो नहीं मिली एम्पियर। भाई हमें सारी वैल्यूज पता चल गई है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायोड इक्वेशन लिखेंगे। तो डायोड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, फिर ब्रैकेट ई की पावर में V अपॉन ईटा VT -1, ये हमारे पास डायोड इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखो। आईडी की वैल्यू 100 मिली एम्पियर है, तो आईडी की वैल्यू पुट करता हूं मैं 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को
एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मिली को एम्पियर में, ठीक है। इक्वल टू में आ जाओ, आई नॉट कितना है 10 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से करेंगे मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ, ई की पावर में, देखो ई की पावर में, ई की पावर में ईटा, ईटा कितना है भाई 2, तो इसके जगह तो 2 आएगा। अच्छा वी कितना है, हाँ वी तो हमें निकालना है, वी हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में 2 ईटा की वैल्यू आ गई। वीटी कितना है भाई, वीटी तो हमारा 26 मिली वोल्ट है, और इसको भी वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और -1 ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके v को कैलकुलेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कैसे कैलकुलेशन होगी, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगी। देखो भाई ये वाला पार्ट तो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस ब्रैकेट के इक्वल में क्या आएगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो इस ब्रैकेट को मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं। तो e की पावर में v अपॉन 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू 26 को मैं 52 लिख देता हूं, 52 इंटू 10 की पावर -3। बोलो बात समझ में आ गई। और यहां पर है -1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या है, इसके इक्वल टू में ये, और इसके नीचे आएगा ये, मतलब ऊपर रहेगा 100 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे आएगा 10 इंटू 10 की पावर में -6, ये आएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए जरा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां से एक जीरो तो कट जाएगा। अब यहां पर देखो 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो मतलब 10 की पावर 3 यहां बचेगा, 10 यहां बचेगा, 10 की पावर 4 बचेगा पॉजिटिव में, किसमें पॉजिटिव में, और ये 1 भी उधर चला जाएगा, तो इस 1 को भी मैं उधर ले जाता हूं, तो यहां पर हमारे पास आएगा e की पावर में v अपॉन 52 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 -1 इज इक्वल टू, इधर देखो, अच्छा ये -1 को तो मैं उधर ले जा रहा हूं, इक्वल टू 1 प्लस, अब ये कितना बचा 1, 4 जीरो बचेंगे, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कैलकुलेशन। अब आगे देखो, वैसे तो अगर आपको कैलकुलेटर बहुत अच्छे से चलाना आता है ना, तो इतने स्टेप भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे जाएंगे, यूज तो कैलकुलेटर का ही करना है, बिना कैलकुलेटर के आंसर नहीं आएगा। देखिए अब यहां पर हमारे पास आ रहा है e की पावर में v अपॉन 52 इंटू 10 की पावर में 3, 52 इंटू 10 की पावर में 3 इज इक्वल टू में 10001 ऐड कर दिया। अब क्या करें, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ। अब यहां पर लॉग में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, देखिए लॉग, अब आप अगर कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में आपको लॉग भी दिखाई देगा, और एक जगह आपको ln लिखा हुआ दिखाई देगा, ln मतलब नेचुरल लॉग। बात समझ में आ रही, तो आपको यहां पर नेचुरल लॉग लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर हम दूसरा लॉग ले लें तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा, उससे भी आएगा, मैं दोनों से बताऊंगा, लेकिन आपको लेना चाहिए नेचुरल लॉग। तो अब अगर यहां पर दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेंगे, मतलब नेचुरल लॉग का मतलब जिसके बेस में ई होता है, तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ लॉग ले लूं, क्या करूं, लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, भाई दोनों तरफ हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो देखो लॉग लेने से होगा क्या, देखो जब मैं इसका लॉग लूंगा तो यहां पर लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम है, लॉग m की पावर n, ये होता है n log m, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करूंगा मैं, तो देखो कितना आएगा, सीधी सी बात है, लॉग लेते ही जैसे ही हम लॉग लेंगे तो लॉग लेने पे क्या होगा, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, v अपॉन 52 इंटू 10 की पावर 3, और log e, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, यहां पर log लिया और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, log e इज इक्वल टू log
10001 ये आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि नेचुरल लॉग लेना। अगर आप नेचुरल लॉग नहीं लेते, मतलब आप लॉग टू द बेस 10 लेते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर आप लॉग टू द बेस 10 लेते हैं तो यहां पर लॉग टू द बेस 10 ई आएगा, और लॉग टू द बेस 10 ई की वैल्यू 1 नहीं होती। फिर आपको लॉग टू द बेस 10 ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको यहां लिखना पड़ेगा, और यहां पर भी log टू द बेस 10 ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां पर लिखना पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। उससे ज्यादा आसान ये है कि आप नेचुरल लॉग लो ln, है ना। तो यहां से log e की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 होती है। तो हमारे पास लेफ्ट में क्या बचा, v अपॉन 52 इंटू 10 की पावर 3 और इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, देखो कितनी आएगी, log 10001 ये वैल्यू आ रही है 9.21 आ रही है, शायद चेक कर लेना एक बार, 9.21, और उसके बाद इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा 10 की पावर -3 है, -3 भी कर लेंगे, आंसर नहीं तो गलत हो जाएगा, ये -3 है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 52, और मल्टीप्लाई करना में 52 और 10 की पावर -3, है ना। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा 0.4789 वोल्ट, है ना। 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, मैंने 4 तक लिख दिया, तो ये फाइनली हमारा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां से हमने v को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। तो डायोड इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सब एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन और है आगे, है ना, एक क्वेश्चन और है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसमें देखो मैं आपको बताता हूं गिवन क्या है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे, पूरा आप सॉल्व कर देंगे, मैं यहां पर आंसर लिख दूंगा। देखो इसमें क्या, पहली बात तो यहां पर जर्मेनियम का डायोड है, तो जर्मेनियम का है तो ईटा की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो यहां पर ईटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, यहां पर जर्मेनियम डायोड कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 मिली एम्पियर। तो देखो यहां पर गिवन मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना अपने आप, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी आपको। तो यहां पर जर्मेनियम का डायोड है, तो इसका मतलब ईटा की वैल्यू कितनी हो गई, ईटा की वैल्यू हो गई 1, ईटा कितना हो गया 1, तो ईटा की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद यहां पर करंट कितना है, डायोड करंट कितना है, यहां पर डायोड करंट है 1 मिली एम्पियर, इसको जब आप पुट करेंगे तो एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना। एट रूम टेम्परेचर, देखो यहां पर रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर है तो इसका मतलब वीटी की वैल्यू कितनी होगी, 26 मिली वोल्ट। व्हेन ए फॉरवर्ड बायस ऑफ, अब देखो यहां पर व्हेन ए फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.15 वोल्ट इज अप्लाइड, इसका मतलब कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है, 0.15 वोल्ट, ये V की वैल्यू है, कितने वोल्टेज अप्लाई हुए। एस्टिमेट द रिवर्स सैचुरेशन करंट, आपको यहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट को निकालना है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट को कैलकुलेट करना है। बोलो बात समझ में आ गई। देखो भाई आप डायोड इक्वेशन लगाएंगे, सारी वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है। देखो भाई आपको यहां पर आई नॉट निकालना, आईडी आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, वीटी आपको गिवन है, ईटा आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, केवल आई नॉट निकालना है। तो मुझे लगता है आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं सिर्फ यहां पर आंसर लिख देता हूं 3 पॉइंट, इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए आंसर 3.31 3.3 3.1319 3.1319 माइक्रो एम्पियर, ये इसका करंट होगा, माइक्रो एम्पियर। तो मुझे लगता है आप अपने आप कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर पढ़ेंगे वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, कर्व बनाने की प्रैक्टिस करके जाएंगे, और आपको यहां पर नंबर भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, कर्व बनाना है, लेकिन कर्व आपको एकदम करेक्ट बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर्व बनाते हैं, है ना, जल्दबाजी में। तो ध्यान से समझिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इसका मतलब क्या है,
ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उससे जो हमारा करंट फ्लो करता है ना, उस करंट के बीच में और जो हम डायोड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस वोल्टेज के बीच में हमें एक कर्व बनाना है। मतलब भाई वोल्टेज के और करंट के बीच में हमें क्या करना है, एक कर्व बनाना है पीएन जंक्शन डायोड के लिए। क्लियर है? और यहां पर कर्व हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के लिए बनाएंगे। मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसा कर्व बनेगा वो भी हमें पता होना चाहिए, और रिवर्स बायस में कैसा बनेगा वो भी पता होना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बहुत सिंपल सा है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी नॉलेज के बेस पर हम इस कर्व को बना सकते हैं। ध्यान से समझिए कैसे। मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो हम डायोड इक्वेशन की हेल्प से भी इसको बना सकते हैं और एक हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। समझिए जरा यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया वोल्टेज और वाई पर हमने ले लिया करंट। क्या ले लिया? करंट। देखो भाई एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया तो सीधी सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है तो अगर मैं वोल्ट हमारा इधर होगा, मतलब पॉजिटिव वोल्ट, अगर पॉजिटिव वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे नेगेटिव वोल्टेज तो हमारी रिवर्स बायसिंग होगी। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं यहां से। मुझे एक बात बताओ, जब हमने डायोड के ऊपर कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई भी बैटरी, तो इसका मतलब उस समय ना तो रिवर्स बायसिंग होगी ना ही फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई तो क्या डायोड में कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन पर रहेगा, ओरिजिन से पास होगा। क्यों पास होगा ओरिजिन से? क्योंकि जब v जीरो है तो i भी जीरो है, और आपको मालूम है जब x जीरो होता है और y भी जीरो होता है तो ग्राफ कहां से क्रॉस करता है? ओरिजिन से। तो सीधी सी बात है, जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं करा तो हमें कोई करंट भी नहीं मिलेगा, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से 100% पास होगा। ठीक। अब अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम P से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम N से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। तो अगर हम डायोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखिए क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना, ये तो रिवर्स का है, फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया मैं, ये रहा। जब आप यहां पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या वोल्टेज अप्लाई करते ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं भाई, पहले आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कितना वोल्टेज अप्लाई किया। अगर मान लो ये सिलिकॉन का है डायोड, तो सिलिकॉन के केस में जब आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा का अप्लाई करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे आपने यहां पर 0.1 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। 0.2 पे करेगा? नहीं करेगा। 0.3 पे करेगा? नहीं करेगा। 0.4 पे करेगा? नहीं करेगा। 0.6 पे भी नहीं करेगा। 0.7 पे स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब तक आप कट इन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर, भाई जिस वोल्टेज पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। बात समझ में आ रही? यानी कि सिलिकॉन के केस में जब तक आप 0.7 वोल्ट को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, और जर्मेनियम के केस में जब तक आप 0.3 वोल्ट अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? देखो तो क्या होगा, जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जब आपने 0.1 करा नहीं फ्लो हुआ, 0.3, 2 करा, 3 करा, 4 करा नहीं हुआ, कहां पर हुआ? जब आपने 0.7 वोल्ट अप्लाई करा। इसका मतलब जब आपने कट इन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करा तब जाकर के आपका करंट फ्लो करा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहां तक करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब जब तक आपका वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही आपके वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होंगे डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियली ऊपर क्यों जा रहा है? बात आती है कि भाई ये एक्सपोनेंशियली ऊपर क्यों जा रहा है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं डायोड इक्वेशन से। अब वापस आ जाते हैं डायोड इक्वेशन में। देखो ये हमारी डायोड इक्वेशन है। जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग की, मतलब आपने पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करा, तो पॉजिटिव वोल्टेज के केस में ये V की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। दूसरी चीज,
यहां पर जो VT है थर्मल वोल्टेज, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि V लार्ज है, लेकिन VT क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। अब एक बात बताओ, अगर आप एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। मतलब एक नंबर को अगर आप बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी लार्ज, लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी अगर लार्ज हो गई, भाई ईटा तो कांस्टेंट है, या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। अगर ये क्वांटिटी लार्ज हो गई ई की पावर में, तो आपको मालूम होगा ई की वैल्यू 2.73 होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अगर आप 2.73 के ऊपर एक लार्ज वैल्यू लिख देंगे, बड़ी वैल्यू लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वेरी वेरी लार्ज। बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू लार्ज है तो इसमें से आप 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 की औकात क्या है इसके सामने, कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही। इसका मतलब इसके सामने 1 नेग्लिजिबल है, तो हम यहां पर 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप 1 को नेग्लेक्ट करेंगे, हमारा जो डायोड करंट है ना, देखो भाई ईटा कांस्टेंट है यहां पर, है ना, आई नॉट भी कांस्टेंट है, तो यहां पर एक तरह से बाकी सब कांस्टेंट है, ई की पावर वी आ जाएगा, बाकी कुछ कांस्टेंट आएगा। यानी कि सीधे सीधे जो हमारा डायोड करंट है वो ई के पावर वी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं डायोड करंट को वाई कह दूं और वी को एक्स कह दूं, तो ये तो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा ना। भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व को। अब आपको समझ में आया वहां पर एक्सपोनेंशियल कर्व क्यों आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। क्लियर है, ई की पावर में। तो ये हमारी होगी फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में वी और आई के बीच में जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व हो गया। अब चलते हैं रिवर्स। अच्छा एक चीज और देखो, ये हमारा नी वोल्टेज है जिसके बाद कर्व ऊपर उठ गया, है ना, क्या है, नी वोल्टेज। अब आते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में मतलब अब हम निगेटिव में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, किसमें, निगेटिव में। रिवर्स बायसिंग आपको याद होगा, रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। और माइनॉरिटी कैरियर्स तो थोड़े बहुत है, मतलब उनसे थोड़ा बहुत ही करंट फ्लो होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो देखो क्या होगा, जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहां पर जो कर्व है स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और उसके बाद सीधा हो जाएगा। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये जो ये वैल्यू है ये क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कि हमारे सर्किट में इतना रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और ये वोल्टेज के साथ इंक्रीज भी नहीं होगा, वोल्टेज के साथ इंक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। जैसे आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि 0 केल्विन पे जाके कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होता। तो अगर आप डायोड को 0 केल्विन पे रख देंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट 0 हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। लेकिन हम टेम्परेचर कब तक बढ़ाएंगे भाई, रूम टेम्परेचर से ज्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं ना डायोड को 200 डिग्री पे जाकर यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। डायोड तो यूज होगा रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पर यहां पर स्मॉल करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये बढ़ क्यों नहीं रहा, तो भैया ये वोल्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसलिए नहीं बढ़ रहा है। बाकी आप डायोड इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। देखो डायोड इक्वेशन से भी नहीं बढ़ेगा। देखो निगेटिव वोल्टेज का मतलब है ये वैल्यू माइनस, है ना। देखो ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। तो सीधी सी बात है इनके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन निगेटिव हो गया। मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है लेकिन निगेटिव में हो गया। इसका मतलब इस बार ई की पावर में निगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी है। ई की पावर में निगेटिव वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो पहले क्या था, ये वैल्यू बड़ी थी, पहली बार केस आपको समझ में आ गया था। आपको मालूम है ई की पावर 0 कितना होता है, 1। भाई किसी की भी पावर 0 करो 1 होता है। अगर मैं ई की पावर को माइनस इंफिनिटी कर दूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, अरे भाई ई की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या है, माइनस में 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, है ना, और 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0। तो इसका मतलब ई की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, ये वैल्यू क्या है, निगेटिव में वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इंफिनिटी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी है। अब मान लो अगर ई की वैल्यू पावर में -100 भी आ गई
तो ये क्या होगा 1/e⁻100 हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब ये है अगर हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, खत्म हो जाती है 0। तो यहां पर मुझे बताओ आईडी किसके बराबर हो गया, आई नॉट और माइनस, यानी कि माइनस आई नॉट के बराबर। इसका मतलब ये हुआ रिवर्स बायस में जो डायोड करंट होता है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वली होता है और कांस्टेंट रहता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब ये क्या है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से सडनली सर्किट में हाई करंट फ्लो होगा। तो ये उसी हाई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसे ही होगा सर्किट में हाई करंट फ्लो करेगा और हमारा जो डायोड है वो खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज और ये है हमारी रिवर्स बायसिंग। तो आप देख सकते हैं जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होगा या नैनो एम्पियर में होगा, जबकि हमारा जो फॉरवर्ड करंट है वो मिली एम्पियर में। तो मुझे लगता है ये ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा और अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो जैसा मैंने बनाया है आपको वैसे ही बनाना है। बोलो बात समझ में आ रही? देखो कहीं कहीं पर कुछ किताबों में ये ग्राफ हल्का सा ऊपर भी उठा होता है, यहां से हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, है ना, हल्का सा, लेकिन एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है। भाई जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, लेकिन वो जब बनता है तब करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा ग्राफ हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब यहां पर एक और चीज है जो हमें आज डिस्कस करनी है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वीआई कर्व है, इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा? टेम्परेचर का इफेक्ट तो डेफिनेटली आएगा। देखिए क्या इफेक्ट आएगा, देखो जरा, देखो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ग्राफ बनाया ये बिल्कुल यही ग्राफ है जो यहां पर बना हुआ है, सेम टू सेम, है ना। और ये हमने बनाया T1 टेम्परेचर पे। अब हमने क्या करा, देखो यहां पर बुक्स के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर यहां पर 4-5 ग्राफ बने होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही बनाए जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। बनाने के लिए आप कितने भी बना सकते हैं, है ना। तो ये ग्राफ हमारा T1 टेम्परेचर पर है, ये ग्राफ हमारा T2 टेम्परेचर पर है। अब जरा ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कट इन वोल्टेज डिक्रीज होगा टेम्परेचर के बढ़ने से। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कट इन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को जरा समझिए। देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो बढ़ेंगे, है ना। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो हमारा पोटेंशियल बैरियर बन रहा था वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वहां पर हमारा जो कट इन वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो जब हमारा T1 टेम्परेचर था तो कट इन वोल्टेज हमारा यहां तक था, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया कट इन वोल्टेज थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया, तो देखो ये डिक्रीज हो गया, यहां से यहां आ गई। बोलो बात समझ में आ रही? अब रिवर्स बायस में देखो क्या फर्क पड़ेगा। रिवर्स बायस के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट तो इंक्रीज करेगा, तो ये तो हम जानते ही हैं। फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट किसकी वजह से होता है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है। तो अगर आप रिवर्स सैचुरेशन करंट को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर हैं थर्मली जनरेटेड वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। पहले इतना था अब इतना हो गया। क्लियर है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले इतना था अब ये इतना हो गया। तो ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है आपको पूरा समझ में यहां पर आ गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार आप रिवाइज करिए नोट्स को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए नोट्स जो है वो मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में और पूरे प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर एक न्यूमेरिकल है, पूरा सॉल्व कर दिया, दूसरा मैंने आपको समझा दिया है और इस दूसरे का भी सॉल्यूशन आपको नोट्स में पूरा ही मिलेगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक फर्स्ट ईयर
सभी ब्रांचेस के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं और कॉम्बो पैक के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं। क्लियर है? और ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बो पैक में आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलते हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, एकेडीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ये हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज पढ़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आइडियल डायोड पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल डायोड तो हमने आज पढ़ा, लेकिन आइडियल डायोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब हम डायोड को सर्किट में लगा देते हैं तो उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी आप इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।